Bismillahirrahmanirrahim. Today we will talk about exercise 6C, question number 6 of class 8 mathematics, that is from page number 176. Question number 6 is about to solve the equations. The first part is a over a plus 2 is equal to 3 over 5. What is mean by solving the equation? To solve the equation is just means that to find the value of the variable, or just as you have already known that to make the subject the variable. The subject meaning that to find, that to elaborate that value. So we can see that what is the variable here, unknown variable here. This is A. A is an unknown variable, so we have to make it the subject. Or we can say that we have to find the value of A. To find the value of A, we can see that this is fraction and this is also fraction, and between these two fractions there is equality sign. So for that reason, if there is any equality sign between two fractions, then we have to perform the cross multiplication. Cross multiplication means this denominator associate of multiplication with this numerator and so as of this one. 5 multiplied by A and this 3 will be going to multiply. So this expression, so 3A plus 3 2s are 6. Now you can see that the variable A is on the left hand side and also on the right hand side. So you have to move that variable on one side. So 3A is negative on this side. Now you can see that the variable values are on one side and the other values are on other side. 5A minus 3A, that is 2A is equal to 6. So A is not alone here. For making it possible, this 2 is multiplying and will be going to divide. On the other side, 2 3s are 6. So we have solved this equation. This was part A. And similar is the thing with part B. कुछ बच्चों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उर्दू में एक्सप्लेन करें, तो मैं उर्दू में एक्सप्लेन करूंगा. आपका मकसद सिर्फ ये है कि जिसमें वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना, उसको सब्जेक्ट बनाना, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था. अब जैसे पार्ट बी है, चलिए हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं. पार्ट बी क्या है? 1 over b minus 2 is equal to 2 over b minus 1. अब इसको हमने सॉल्व करना, इसका मतलब ये है कि इसमें जो अननोन वेरिएबल जिसको हम नहीं जानते, मतलब 1 का हमें पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये b का नहीं हमें पता कि b की वैल्यू असल में है क्या, वो भी फाइंड करना है. सो b को हमने अकेला बिल्कुल b की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो फ्रैक्शंस हैं, इनके दरमियान इक्वलिटी साइन है. सो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो वही आंसर आता है. मीन दैट इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये b minus 1 भी है, लेकिन जब ये इधर जाके इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंदर ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. 2 को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2b, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4. अब b वाली वैल्यूज को आप एक तरफ कर दें, बाकी वैल्यूज को आप एक तरफ कर दें, ठीक है. लेकिन ये एक तरफ करने के लिए भी एक अंदाज होना चाहिए. अगर मैं इस 2b को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा b minus 2b, तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा. उस चीज से बचने के लिए मैं इस 2b को इधर नहीं लेके आऊंगा, मैं इस पॉजिटिव b को वहां लेके आऊंगा ताकि मेरा आंसर पॉजिटिव रहे. b की वैल्यू b के साथ माइनस साइन आ, दूसरी तरफ बेशक माइनस साइन आ जाए. ये -4 है, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे पहले से मौजूद है -1 और -4 इधर आके +4 हो गया. इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2b और ये b का इधर आके साइन माइनस हो गया. सो 2b minus b का मतलब है b और -1 + 4 जिसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई. आपने b को सब्जेक्ट बना दिया, b की वैल्यू आपने फाइंड करें.
उसके बाद है पार्ट सी और पार्ट डी एक जैसे ही है। मैं चलो पार्ट सी करता हूँ। पार्ट सी है 4/c+3 -3/c+2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो तरीके हैं सवाल को हल करने के, या तो आप इसका एलसीएम ले लो या इसको आप यही चीज बना दें। ये कैसे बन सकता है? आप जस्ट इसको आप इधर मूव करें, इधर आके वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अभी आपका सवाल बिल्कुल वही बन गया जो ये सवाल। आगे आपने इस क्वेश्चन को वैसे ही परफॉर्म करना है जैसे मैंने आपको बताया। आई होप आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी। ये पार्ट आपने खुद करना है। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। इसके आगे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाना है, सी की वैल्यू को एक तरफ करना है और बाकी दूसरी तरफ करनी है, फिर आपने सी की वैल्यू करनी है। और इसी तरह ही डी पार्ट है, इसमें भी आपने -2/d-2 को दूसरी तरफ मूव कर देना 0 की तरफ, तो वहां जाके वो पॉजिटिव हो। अब हम बढ़ते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई में 6/f -10/3f इज इक्वल टू 2। यहां पर मैं अगर इस नेगेटिव वैल्यू को इधर मूव करूंगा तो यहाँ पर पहले तो 0 नहीं है। अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं इसको यहाँ मूव करवा के आसानी से इसको सॉल्व कर देता। लेकिन अगर इस वक्त मैं इसको इधर मूव करवाऊंगा तो ये एसोसिएट हो जाएगा इस 2 के साथ। यहाँ पर भी मुझे एलसीएम लेना पड़ता और यहाँ पर भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मुझे इसको वहां मूव करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई और नंबर और यहाँ पर एफ वाली वैल्यूज एक तरफ है, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ है। सो मैं यहीं पर ही इसका एलसीएम करूंगा। अगर आप देखें तो इसका एलसीएम क्या है, ये f और ये 3f। रिपीटेड वैल्यू मैंने आपको बताया था एक दफा आती है, ये f है और ये भी f है, रिपीटिंग आइटम है, इसको एक दफा 3 रिपीट नहीं हो रहा है ये आइटम, तो 3f इसका एलसीएम। अब वेरिएबल है इसकी, ये f इस f से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 3। जो 3 बच गया यानी जो आंसर आ गया है, इसको आपने इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना आपने 6 है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपको मिलेगा 18। तो आप यहाँ पर 18 लगा दें, उसके बाद हम माइनस साइन को लगा दें। अब आ जाए इधर 3f को 3f से डिवाइड करें तो आंसर मिलता है आपको 1। वो जो 1 आंसर है उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर न्यूमरेटर से। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। आज 18 माइनस 10 आंसर आएगा 8/3f इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, ये f यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। So 8 is equal to 2 multiplied by 3f. 8 is equal to 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6f। अगर किसी भी चीज को, किसी वेरिएबल को हमने अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो हमें बिल्कुल उसको अकेला यहाँ पर कर देना, यानी उसके साथ कोई भी वैल्यू एसोसिएट ना हो, कोई मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन उसके साथ परफॉर्म ना हो रही है। तो आप देख सकते हैं f के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें इस 6 को यहाँ से हटाना है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों अब 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो f की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3। इस सवाल को हमें ऐसे करना था। उसके बाद पार्ट f है, फाइव ओवर 6h plus 6/7h minus 9/14h is equal to 4।
यहाँ पर भी वही सूरत हाल है, यहाँ पर 3 फ्रैक्शंस मौजूद हैं और इसमें जो अननोन वेरिएबल है वो है h। हमें इसमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैं इसमें से किसी को भी वहां मूव करवाऊंगा तो वहां पर भी मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि वहां पर 0 नहीं है, वहां पर 4। सो मुझे इसको यहीं पर ही रखना और यहीं पर इसका एलसीएम बनाना। यहाँ पर रिपीटेड आइटम क्या है, h है, ये h है, ये 3 मरतबा आया, ये एक ही दफा लिखा जाए। अब जो नंबर्स रह गए हैं वो है 6, 7 और 14। मुझे इसका एलसीएम नहीं पता, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे आप 2, 3 क्लास में एलसीएम लिया करते हैं, 6, 7 और 14। आप इसका एलसीएम करना शुरू करें। इसमें से पहले हम 2 छोटे नंबर से हमने डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 6, 7 इसमें नहीं जाता, ऐसे ही आ जाएगा 2 7। उसके बाद अब ये दोनों 7 के टेबल पे जाएंगे तो 7, 3 वैसे ही आ जाएगा 1 और ये 1, उसके बाद ये 3 है। सो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हमें देगी इसका एलसीएम। तो 2 7 का 14, 14 3 का 14 को आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 12, 3 1 3 1 4 42। इसका मतलब है इसका एलसीएम है हमारे पास 42h। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले कभी किया करते थे एलसीएम 42h एलसीएम के तौर पे यहाँ आ जाएगा। पहले इस डिनोमिनेटर की बारी 42h को 6h से डिवाइड करें, होगा क्या, h इस h से कैंसिल हो जाएगा और 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, यानी इन दोनों को डिवाइड करके हमें आंसर सिर्फ 7 मिलता है। h से कैंसिल हो गया, 6 को 42 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 6 7 42, हमारे पास जो आंसर बचे वो है 7। इस 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर नंबरेटर से, 7 5 35। उसके बाद प्लस साइन। अब बारी है डिनोमिनेटर, इसमें भी ऐसा ही होगा, h से कैंसिल होगा और 7 6 42, हमारे पास यहाँ पे आंसर बचा है 6। वो जो 6 आंसर बचा है उसको ऊपर वाले 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36। उसके बाद फिर है माइनस साइन, माइनस लगा। अब आ रही है इसकी h से कैंसिल, सो 14 को 42 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे 42 डिवाइडेड बाय 14 तो वो आंसर आएगा 3। इस 3 को आप ऊपर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 27। अब आप न्यूमरेटर में जो कुछ भी है उसको आप प्लस माइनस करें तो देखें आपके पास क्या आंसर आता है, 35 प्लस 36 माइनस 27, आपके पास आंसर आएगा 44 डिवाइडेड बाय 42h इज इक्वल टू 4। क्या ये 44 और 42 को मैं आपस में कैंसिल कर सकता हूँ अगर किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये 44 इंडिपेंडेंट है और ये 42 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट है। अगर यहाँ पे इसके साथ प्लस या माइनस का साइन होता तो ये इसके साथ एसोसिएट होता, मैं 44 को 42 के साथ कैंसिल ना कर सकता। तो अब हम इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 22 over 21 आ गया, ये मजीद किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे, सो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे 22 over 21h is equal to 4। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। h यहाँ पे मौजूद है बिल्कुल वैसे जैसे h यहाँ पे मौजूद था, f यहाँ पे मौजूद, इसको हम वहां पर लेके गए, वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 84 और ये h। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, h के साथ अभी भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, h अकेला नहीं, तो उसको सिंगल करने के लिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे सिर्फ h बचेगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, 2 के टेबल पे करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो है 11 over 4 और ये हमारा आंसर है। इसके बाद सबसे जो लास्ट पार्ट है वो अब हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
और 3 over k plus 1 minus 1 over 2k plus 2 is equal to 5. आप लोगों में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले लेक्चर लिए हैं और उनको फैक्टराइजेशन आती है वो इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, और जिनको उस चीज की समझ नहीं आई उनको फिर इस चीज की समझ नहीं आएगी। हर चीज में आपने फैक्टराइजेशन को सबसे पहले देखना है, फार्मूला भी बन रहा है, फार्मूला तो आपको पहले से पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर से 0 नहीं, सो मैं इन वैल्यूज को वहां मूव नहीं कर सकता। यहाँ पे अननोन वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, और अननोन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, k नजर आ रहा है। सो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो मुझे यहाँ पर ही एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन एलसीएम लेने से पहले देखें ये k प्लस 1 है, इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं, लेकिन ये 2k प्लस 2 इसमें से कुछ कॉमन है। इसमें से क्या चीज कॉमन है, इसमें इधर भी 2 है इधर भी 2 है, सो 2 कॉमन है। तो आप पहले तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यानी इसको फैक्टराइज करेंगे। इसमें से हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, k प्लस 2 बाहर है तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हमारे पास आसान हो जाएगा करना। पहले तो आपको यहाँ पर रिपीटेड आइटम नजर आ रही है, वो है k प्लस 1। एक k प्लस 1 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, इसको हम एक दफा लिखेंगे। और दूसरी चीज है यहाँ पर, वो है 2, वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब बारी है पहले इसकी, देखिएगा इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो देखें क्या आंसर बचता है। k प्लस 1 को k प्लस 1 से आपने डिवाइड किया तो क्या आंसर बचा, जरा गौर करें, सोचें। k प्लस 1 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 2। ये 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना, हमने इस 2 को इस ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना, सो 2 3 + 6। उसके बाद हम माइनस, उसके बाद बारी है इस, यहाँ पर देखें k प्लस 1 ने k प्लस 1 को कैंसिल कर दिया, 2 2 को खत्म कर देगा, तो दोनों ही एक दूसरे से कैंसिल हो गए। जब दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो बाकी बचता था, तो 1 जो आंसर बचा है इसको ऊपर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। सिक्स माइनस 1 का आंसर है 5। यहाँ पर 5 और डिनोमिनेटर में 2 into k plus 1 is equal to 5। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 को इधर लाके डिवाइड कर दें, 2 into k plus 1 को वहां ले जाएं। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो जैसे पहले हम करते हैं वैसे कर देते, इसको वहां ले जाएं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 into k plus 1। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, so 5 divided by 10 is equal to k plus 1। आप इसको ऐसे कर सकते हो या आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि 10 अभी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10 के प्लस 10 1 * 10 ऐसे कर लो। उसके बाद 10 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, so 5 minus 10 is equal to 10 के 5 minus 10 का आंसर क्या होगा, -5, और यहाँ पे आ गया 10 की, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -5 over 10 is equal to k, so 5 1 * 5 5 2 * 10, यानी जो k की वैल्यू आएगी वो होगी -1 over 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, और यहाँ तक आपका बेसिक लेवल भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 फिर उसी कंसेप्ट से स्टार्ट होगा जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट शुरू किया था, यानी आपने सब्जेक्ट बनाना है। तो इसमें जो क्वेश्चन मुश्किल होंगे मैं वो आपको करवाता हूँ, बाकी आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये काम आपने पहले किया हुआ। Make the letter subject, make the bracket letter subject।
जो भी ब्रैकेट में आपको नजर आएगा आपने उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं पार्ट बी करवाता हूँ। ये लिखा है कैपिटल A इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, और इसमें आपने सब्जेक्ट बनाना है स्मॉल एल। बेसिकली आपने इस एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एल आपको कहाँ नजर आ रही है? नजर आ रही है। इसको सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी आपने इसको बिल्कुल अकेला करना है। इसके साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ना होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ प्लस होगा, इसको इधर लाके माइनस कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और अब यहाँ पे क्या बच गया पाई आर। अब इस एल के साथ देखें पाई और आर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे। ये इधर आके डिवाइड किसके नीचे होगा? ए के नीचे होगा या 2 पाई आर स्क्वायर? ये दोनों ही के नीचे डिवाइड होगा पाई आर। ये इधर आएगा 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर इज इक्वल टू एल। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, या ये आर इस आर स्क्वायर में से किसी को कैंसिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों एसोसिएट है माइनस की वजह से, इसलिए इसका इनसे ताल्लुक हो गया। सो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, और हमने इसके साथ एल को इंडिपेंडेंट कर दिया। इसके अलावा हम पार्ट बी करते हैं। पार्ट डी में s is equal to n over 2 into 2a plus n minus 1 into d, और यहाँ पर आपने इस d को ही सब्जेक्ट बनाना। d यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर मौजूद है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। ये n over 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप यहाँ पर सबसे पहले आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बनेगा 2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस, और अंदर आप देखें अंदर जो ब्रैकेट है इसके साथ d यहाँ पर n माइनस 1। चलें इसको हम बाद में करते हैं, अभी हम इसको ऐसे ही रहेंगे, ठीक हो। अब यहाँ पर आप देखिए ये n यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 2s डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर ये ब्रैकेट ही बच गया। आगे ब्रैकेट अगर आप ना भी लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। ये ब्रैकेट इसलिए लगाई थी इसके बाद कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पर भी ये ब्रैकेट बड़ी इसलिए लगी हुई है कि बाहर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है। अब जबकि मैंने n को यहाँ मूव कर दिया तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहा इस ब्रैकेट के बाद। आप ये ब्रैकेट अगर ना भी लगाना चाहिए, बड़ी ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, तो आप ना लगाएं, लेकिन ये वाली ब्रैकेट जरूर लगाएं क्योंकि इसके साथ अभी डी में मल्टीप्लाई होना। जहां तक बात समझ आ गई, डी को ढूंढने कहां पे नजर आ रहा है? डी ये नजर आ रहा है। हमें इसी डी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। इस डी को बिल्कुल अकेला कर देना। इसको अकेला कर देने के लिए ये 2a यहाँ प्लस हो रहा है, इसको इधर ला के माइनस कर दें। इधर आके जैसे ही माइनस होगा तो 2s डिवाइडेड बाय n माइनस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया? n माइनस 1 d। अब इससे पहले कि मैं इस d को अकेला करूं, यानी n माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करूं, उससे पहले यहाँ पर ये मुझसे एलसीएम मांग रहा है, तो मुझे इसको एलसीएम दे देना। ये एलसीएम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप एलसीएम ले लें इसका। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी ना हो डिनोमिनेटर में, उसके नीचे क्या होता? 1 होता। आप इसका एलसीएम ले लें, और यहाँ पर जो लिखा है माइनस 1 इंटू डी, इसको वैसे ही आप बताएं n और 1 का एलसीएम क्या होगा? n को 1 से मल्टीप्लाई करें n ही आता है। n लिखते हैं, ये n इस n को कैंसिल करेगा तो बाकी क्या बचेगा? 1। उस 1 को आप 2s से मल्टीप्लाई करें, बेसिकली इस 1 को आप s से मल्टीप्लाई करें तो ये 2s देगा, माइनस 1 को n पे डिवाइड किया तो n आ गया, n को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 2an। ये इस तरह 2s माइनस 2an। मैं एलसीएम ले चुका हूं। अब आखिरी बारी रह गई है कि n माइनस 1। n माइनस 1 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली
यहाँ बच जाएगा 2s माइनस 2an डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू d। आप इसको यहीं तक ही रहने दें, ये सवाल आगे भी सॉल्व हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही कि वहां पर आप 2 को कॉमन ले लें, लेकिन अगर आप नहीं भी कॉमन लेना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इसको यहाँ तक रहने दें। हमने d को बिल्कुल अकेला कर दिया, d वहां पर बिल्कुल अकेला है और हम d की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 और वो भी यही चीज है। इसमें चले क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं पार्ट बी आपको करवाता हूं। पार्ट बी है z इज इक्वल टू y इंटू z माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। और हमें यहाँ पे सब्जेक्ट किसको बनाना, हमें यहाँ पर z को ही सब्जेक्ट बनाना। आप सोच रहे होंगे कि पहले z की वैल्यू आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा तब होता जब हमें z यहाँ पर भी सिर्फ नजर आता है, लेकिन आप गौर से देखें ये z यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है, ये z की वैल्यू नहीं होगी, एक वैल्यू के अंदर उसी की वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब z सारे के सारे एक तरफ होने चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ होनी चाहिए। बात स्टूडेंट ये कहते हैं कि ये तो आपने पहले आंसर दिया हुआ है, पहले z को अकेला किया हुआ तो z की वैल्यू आएगी, ऐसा नहीं करना। आपने पहले पूरे सवाल को देखना है कि वो वैल्यू यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड दोनों पे मौजूद तो नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर अभी वो सवाल में सॉल्व हो रहा है, सो ये z की वैल्यू नहीं है, इसके अंदर ये z भी मौजूद है, ठीक है। तो हमें इस z को भी इधर लेके आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देख लेते हैं। ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, चलें ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको मैं पहले तो इधर आके मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा zx। और यहाँ पर ये y अंदर चूंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा yz माइनस y। अभी आप फिर से देखें यहाँ पर भी z नजर आ रहा है, यहाँ पर भी z नजर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें तमाम z की वैल्यूज को एक तरफ करना है, बाकी दूसरी वैल्यूज को दूसरी साइड पे कर देंगे। उसके लिए ये z यहाँ पर भी, यहाँ पे भी मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, ये प्लस की वैल्यू है ये इधर आके माइनस हो जाएगी। जैसे ये माइनस होगी तो zx माइनस yz, या इस तरह कर लें, या इसको नेगेटिविटी से बचाने के लिए हम ये काम करते हैं, ये माइनस वाई स्क्वायर है, इसको मैं इधर ला के पॉजिटिव कर देता हूँ और इधर प्लस zx को मैं इधर ला के नेगेटिव, ऐसा कर लें। माइनस वाई स्क्वायर इधर आ गया, इसका साइन इधर आके प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या चीज मौजूद है yz, और यहाँ पे zx चल के उधर जाएगा, इसका साइन वहां तक नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं z वाली वैल्यू एक तरफ है, बाकी तमाम वैल्यू दूसरी तरफ। अब आपने क्या करना है, ये z इन दोनों में से कॉमन है, आपने यहाँ से z को कॉमन लेना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू z हमने कॉमन लिया, कॉमन लेना यकीनन आपको आता होगा कि z दोनों में से कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया y माइनस x। अब आसानी के साथ ये काम हो सकता है कि हम ये y माइनस x को z से अलग करें ताकि z बिल्कुल अकेला हो जाए, y माइनस x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह आपने z की वैल्यू फाइंड कर। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। ये इसी तरह से सॉल्व होगा। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑल पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के भी तमाम पार्ट्स, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 के भी तमाम पार्ट्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने सब्जेक्ट ही बनाना है, और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट जैसे दिए गए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ आपने सारी करनी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और सो और अगर कोई क्वेश्चन रह गए उनकी, ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। अब आप स्टूडेंट्स को अगर इस लेक्चर के हवाले से या पिछले लेक्चर के हवाले से